हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी वो अगेन रेस्पिरेशन ही है। देखो, पिछली दो वीडियोस में जो आज ही भेजी है मैंने आपको, उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। कल की क्लास में हमने न्यूट्रिशन का देखा था, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन किसका कौन सा प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस का ही सेकेंड प्रोसेस है जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था? रेस्पिरेशन के बारे में बताया, उसको डिफाइन किया था। उसके टू टाइप्स आपको बताए थे, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और उसके लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है। द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना के दिखाया है मैंने आपको। बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट है, आपको अच्छे से समझा दूंगी अभी। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की विद द नोज। अब हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं, ठीक है। तो नाक के अंदर जो सिस्टम जा रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको मैंने आपको बना के दिखाया है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया हमारा नोज। अब जो नोज है, नोज में आप दो लाइक कैविटीज देखते होगे, होल देखते होगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉस्ट्रिल। उसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जाके आगे कंटिन्यू करती है हमारी एक विंड पाइप में। विंड पाइप मतलब सांस लेने की जो नली होती है, उस विंड पाइप को हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स, ठीक है। अब उसके बाद वो विंड पाइप आगे बढ़ती है हमारी यहाँ पे, जो आप देखते होगे, आपकी बोन्स यहाँ पे आपको फील हो रहा है, बोन्स लगी हुई हैं, उसके पीछे है वो विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया। क्या कहते हैं उसको? ट्रैकिया। पूरा नीचे तक जाएगा यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद दिस ट्रैकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर, टू फॉर्म्स। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम हुआ बेटा? ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ। देखो, डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से बनाना शुरू करोगे, इस तरह से बनाना है आपको। इस तरह से बनाओगे, फिर इस तरह से यहाँ तक बनाओगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह बनाना, फिर इसका डायग्राम यहाँ तक जोड़ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे डिवाइड कर देनी है ब्रांचेस, ठीक है। दोनों साइड आपको ऐसे डिवाइड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना लोगे। फाइनली आप ऐसे करके ये लंग्स बनाओगे, क्लियर। ये डायग्राम हो गया आपका। तो अब यहाँ पे क्या बताया मैंने, कहाँ तक पहुंची थी? हमारे ब्रोंकाई से। ये ब्रोंकाई आगे जाके एक्सटेंड होंगे और यहाँ पे जाके ये ब्रांचेस या टहनियों में डिवाइड हो जाएंगे। तो हर सिंगल ब्रांच जो होगी, जो इस ब्रोंकाई से निकली है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे इसको? ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है, ये एंड अप हो जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। आपने गुब्बारे देखे होंगे ना, छोटे छोटे फूले हुए गुब्बारे, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे प्रेजेंट हमारे लंग्स के अंदर, और उसको कवर कर रहे हैं हमारे ये लंग्स। तो ये बेटा, ये हमारे क्या हो गई? पूरे लंग्स। ये एक लंग हो गया और ये क्या हो गया? हमारा दूसरा लंग। तो इस तरह से हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं? दो, या आप इसको सिंपली कह सकते हो, अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, एंड दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? आगे हमारे नेचुरली बोन्स लगी होती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ रिब्स, जिसको हम पसलियां कहते हैं, ठीक है। तो पसलियां होती हैं, तो वो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये क्या है? रिब्स। मतलब ये बोन्स है, इस तरह से जुड़ेंगे, दोनों साइड होंगी ना, तो इस तरह से ये जुड़ेंगी। आप समझ पा रहे हो ना? ये बोन्स ऐसे यहाँ से जुड़ेंगे, इसके सामने आ जाएंगी बोन्स, ताकि अगर आप गिरते हो, एक्सीडेंट होता है, तो सीधा आपके लंग्स पे लंग्स डैमेज ना हो, आपके रिब्स ही उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ डायफ्रैगम। ये क्या है आपका? डायफ्रैगम। आप देखते होगे आपकी जहां रिब्स खत्म हो रही है, आप खुद हाथ लगा के देखो, जहां रिब्स खत्म हो रही है उसके बाद आपको खाली खाली महसूस होता होगा अंदर, ठीक है। दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज अ डायफ्रैगम। क्यों? क्योंकि इस सेपरेशन के बाद आपका क्या रखा जाएगा? क्या प्लेस किया जाता है? स्टमक। नीचे आ जाता है आपका स्टमक, क्लियर। तो ये सेपरेशन है आपके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये सिस्टम क्लियर हो गया है। अब हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पायर करते हैं हम लोग। तो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, क्लियर। इट इज कॉल्ड एज अ इनहलेशन। क्या कहते हैं इसको? इनहलेशन। जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इनहलेशन। That oxygen will travel through the pharynx, reaches to the trachea, and then reaches to the bronchi, and finally comes in the bronchioles. यहाँ तक आ गई ऑक्सीजन हमारी मूव करके, इसका मूविंग पाथवे है ये ऑक्सीजन का, यहाँ तक आ गई। आने के बाद क्या होगा? लास्ट में ये जो एल्वियोलाई है, जब ये ऑक्सीजन नहीं होती है ना, तो ये एल्वियोलाई इतने छोटे होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ये फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, है ना। ऑक्सीजन इनके अंदर भर जाती है।
तो दोनों साइड यही प्रोसेस होगा। जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आती है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। आधी अमाउंट ऑक्सीजन इस लंग्स में चलेगी और आधी इस लंग्स में चलेगी। अब ये सारे एल्वियोलाई हमारे फिल हो चुके हैं। किससे बेटा? ऑक्सीजन से फिल हो चुके हैं। क्लियर? तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ऑक्सीजन लंग्स तक ही सीमित है? लंग्स को ही चाहिए और कहीं नहीं रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, और ग्लूकोज अभी फिलहाल कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? वो प्रेजेंट है ब्लड में। ठीक है, वो ब्लड में कहाँ से आया? जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वहां पे जितना भी एब्जॉर्ब हुआ था फूड, वो सारा ग्लूकोज था, वो सारा कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? ब्लड वेसल्स में, ब्लड में चला गया वो। अब वो ब्लड में प्रेजेंट है ग्लूकोज। अब वो किसका वेट कर रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच चुकी है? एल्वियोलाई तक। अभी ब्लड में कैसे जाएगी? तो यहाँ पे देखना, यहाँ जो लंग्स होते हैं, ये जो है लंग्स, इसके आसपास यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती है? खून की नसें होती हैं, नियरली कनेक्टेड होती हैं। क्लियर? तो खून की नसें होने के कारण ये जो एल्वियोलाई होती है, ये जो एल्वियोलाई आप देख रहे हो, ये एल्वियोलाई, ये जो खून की नस है, यहाँ पे आप देखो ये खून की नस है। ठीक है, तो ये जो एल्वियोलाई है, इट विल एक्सचेंज द गैस, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द ब्लड। ये आपकी क्या हो गई? ये ब्लड वेसल हो गया। तो ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पे इस ब्लड को क्या दे देगी? ऑक्सीजन दे देगी। फिर क्या करेगा? ये ब्लड कैरी करेगा इस ऑक्सीजन को, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। अब ब्लड में वो कौन सा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वो पार्ट का नाम है हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा ना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो ये क्या होता है? ये हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट का फंक्शन क्या है? इट विल कैरी द ऑक्सीजन from the alveoli and transport it to all the tissues present in our body। हर टिश्यूज में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंग्स का फंक्शन। अब बात आती है, लंग्स ने सांस तो ले ली, लेकिन लंग्स का एक और काम है जो हमारी बॉडी में, ये ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और ब्लड में हमारा क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज। तो इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ दिया, एनर्जी प्लस CO2। ध्यान है आप लोगों को, CO2 बताया था मैंने। अब ये जो CO2 है ना, ये शरीर में रुकनी नहीं चाहिए, ये CO2 को शरीर से बाहर निकलना होता है। तो क्या करता है? यही ब्लड CO2 को भी लेकर आएगा, और यहाँ पे जो CO2 होगी उसको किसको दे देगा? एल्वियोलाई को दे देगा। फिर ये एल्वियोलाई क्या करेगी? उस CO2 को बाहर की तरफ धक्का देगी, बाहर की तरफ निकालेगी, तो CO2 का रास्ता क्या हो जाएगा? बाहर जाने का रास्ता हो जाएगा यहाँ से CO2। क्लियर? तो ये जो एल्वियोलाई होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले बता दो कि लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करती है? इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, सेकेंड ये हमारी गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती है। क्या करती है एल्वियोलाई का? क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? CO2 एंड O2, उनका आदान प्रदान करती है। क्लियर? अब जो हमने यहाँ पे CO2 निकाली है, तो O2 जब ली थी उसका नाम था इनहेलेशन। अब जब CO2 रिलीज करी तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एक्सहेलेशन। क्या होगा? एक्सहेलेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। इन दोनों प्रोसेस को हमने क्या कहा था? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग रेस्पिरेशन कब बनता है? जब वो ऑक्सीजन यूज की जाती है ग्लूकोज को एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कंप्लीट कर दिया बेटा आज मैंने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमंस। इसको ध्यान से समझना, और मैं इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स भेज रही हूँ। उन नोट्स को आप आज ही कॉपी करोगे, लर्न करोगे। ठीक है ना, अपने बायो की फेयर नोटबुक में कॉपी कर लेना, उनको लर्न कर लेना। तो ये तो प्रोसेस हो गया बेटा ह्यूमंस में। अब प्लांट्स की बात आती है। प्लांट्स में आपको पता है कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या हमारी तरह उनकी जो लीव्स होती है ऑक्सीजन लेती है? द आंसर इज नो, ऑक्सीजन नहीं लेती है। प्लांट कौन सी गैस को लेते हैं अंदर? CO2। प्लांट्स में लंग्स होते हैं? नहीं। प्लांट्स में कहाँ से CO2 अंदर जाती है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हम लोग स्टार्टिंग में चल रहे थे, जो लीफ होती है, लीफ में छोटे 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 स्पोर्स होते हैं ना, है ना? तो इन स्पोर्स को हमने क्या कहा था बेटा? स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा ही लंग्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो इन स्टोमेटा से गैसेस अंदर और बाहर आती और जाती है प्लांट्स में। तो इस तरह से हमने आज रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी ड्यूटी बनती है इसको लर्न करने की। ठीक है, अगली क्लास में आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में समझाऊंगी। टिल देन बाय बेटा।